अच्छा जी, चलें हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा वो बेसिकली रिलेटेड ये था कि अगर हमने मॉडलिंग करनी हो हमारी इंडक्शन मोटर की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ताकि हम फिर उसको कन्वर्ट कर सकें इनटू मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो हमने किस तरह से करनी है। फिर हमने देखा कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो बिहेव करती है लाइक ए रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। तो हमने उसके जो रोटेटिंग इफेक्ट्स थे जो वेरी करते थे ड्यू टू चेंज इन स्पीड, उनको हमने कैटर किया, और बाकी जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमने एज इट इज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया, बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही ट्रांसफार्मर की तरह की इसकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, उसी तरह की लॉजिक है, सब चीज़ें जो हैं, सब बिहेवियर उस तरह के हैं। अगर हम जो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ रोटर है उसको हम अकाउंट में ले लें, तो बेसिकली वो क्या था, वो हमने कहा था कि उसके चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और फिर फ्रीक्वेंसी इन टाइम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर उसके अलावा रिएक्टेंसेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। उन सबको फिर हमने चेंज किया इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स, और फिर हमने उसको कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर्स विद प्रोडक्ट ऑफ स्लिप। ठीक है, तो फिर हमने एक्स आर को जैसे हमने इक्वल्स टू एस यानी कि स्लिप इनटू एक्स आर नॉट के अंदर मेंशन कर दिया। इसी तरह से हमने ई आर नॉट की तरह साथ एस को मल्टीप्लाई करके ई आर को मेंशन किया, और आर एस जो था वो हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने उसको आर आर के तौर पे ही मेंशन किया था। फिर हमने उसको डिवीजन में एक्स आर नॉट और ई आर नॉट से स्लिप को हमने हटा लिया, और वो आर एस के नीचे चला गया। ये हमने वो चीज़ें हैं जो हमने कल की थी। अब नेक्स्ट स्टेप वैसे तो हमारा ये होना चाहिए कि हम ये देखें, the next step should be to learn how to measure the values of parameters like R2, R1, or R2 was the resistance of rotor with respect to stator, यानी कि with reference to stator, जब हमने उसको कन्वर्ट किया था इफेक्टिव मल्टीप्लिकेशन के साथ। लेकिन इसके अंदर हमने आप ये देखेंगे कि बाकी सारियों की तरह ये जो एक इंडक्शन मोटर का जो एक टॉपिक है या एक चैप्टर है, इसके अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी कि हम एक प्रैक्टिकल मशीन का वो कैलकुलेट कैसे करें। तो अगर वो आपको नहीं मिलती तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अभी बेसिक से बहुत ऊपर है। और सेकेंडली ये कि जो भी न्यूमेरिकल आपको या जो भी चीज़ आपको दी जाएगी, उसके अंदर आपको R1, R2 और इस टाइप की वैल्यूज़ XR नॉट, ER नॉट, जो भी चीज़ है व्हाटएवर यू नीड टू एनालाइज़ द सिचुएशन दैट हैज़ बीन गिवन टू यू, वो आपको दी जाएगी, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको भी ये नहीं कहा जाएगा कि ये इस टाइप की मशीन है और उसका आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें जस्ट लाइक यू यूज्ड टू डू in transformers, or you used to do in DC shunt motors, DC series motors, compound motors, or you used to do in synchronous generator type of questions. तो वो चीज़ आपको अभी यहाँ पे नहीं मिलेगी। अभी हम उसको बाद में देखते हैं, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप फॉर एवरी मशीन दैट वी स्टडीड वाज टू स्टडी द पावर एंड टॉर्क ऑफ द मशीन। तो हमें ये देखना है कि पावर और टॉर्क जो है वो इसके अंदर क्या क्या है। अगर आपको याद हो तो वो टॉपिक है जिसमें हम लेके चलते हैं आपके इंड्यूस्ड पावर को, आपकी पी कन्वर्टेड को, आपकी पी आउट को, आपकी पी इन को। पहले ये चीज़ें सारी देखते हैं कि हमारी क्या क्या हैं, उसकी एक्सप्रेशंस क्या क्या हो सकती हैं, और फिर हम टॉर्क की तरफ मूव करते हैं कि टॉर्क की एक्सप्रेशन क्या है। द एम टू स्टडी दीज थिंग्स is to know exactly which power is being converted from electrical to mechanical or from mechanical to electrical, and which torque is being induced and how much torque is being converted into mechanical power and how much torque is being lost in the process due to frictions, windages or any other losses। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने अभी देखना है। तो आज का टॉपिक हमारा पावर एंड टॉर्क इन इंडक्शन मशीन। अब वो कहते हैं कि एन इंडक्शन मशीन कैन बी बेसिकली डिस्क्राइब्ड एज अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। हम ये बात पहले कर चुके हैं। इट्स इनपुट इज अ थ्री फेज सिस्टम ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट, ये बात भी हम कर चुके हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर आप रिफ्लेक्ट करें ट्रांसफार्मर में, तो हमारी आउटपुट क्या होती थी? एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट होती थी जो सेकेंडरी से हम लोग लिया करते थे। बट द डिफरेंस इन इंडक्शन मोटर एंड एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर अपार्ट फ्रॉम बीइंग रोटेशन ऑफ इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग इज कि हमारी आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है। लाइक
एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, हमारी सेकेंडरी इस केस में शॉर्ट है और उसमें से करंट पास कर रहा है और उस करंट की वजह से फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वजह से टॉर्क पैदा हो रही है, तो हमारी जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है बल्कि वो मैकेनिकल है। ठीक है, तो सेकेंडरी द रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर इज शॉर्टेड, देयरफॉर नो इलेक्ट्रिकल आउटपुट फ्रॉम द इंडक्शन मशीन, इंस्टेड द आउटपुट इज मैकेनिकल। तो ये पावर फ्लो डायग्राम है, अगर आप इसको जहन में रखो, आप फ्लो को जहन में रखो कि पावर का जो फ्लो चल रहा है वो किस तरह से है। तो पी इन अगर आप देखो तो वो √3 VT IL cos थीटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले होता था। हम जब पावर देते हैं सबसे पहले हम स्टेटर को देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो लॉसेज आएंगे वो कहाँ आएंगे, स्टेटर में आएंगे, स्टेटर के कॉपर लॉसेज। ठीक है, उसके बाद पी कोर, कोर लॉसेज इसने इकट्ठे करके लिख दिए हैं कि पी कोर जो है हमारे पास वो क्या है। ठीक है, तो अब कोर दो तरह की हैं, स्टेटर के अंदर भी कोर है और रोटर के अंदर जो है आपके पास वो भी कोर है। आप अ, एक जगह पे अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हो, इसकी रीजन क्या है, उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। जब हमने कोर लॉसेस देख लिए, अच्छा, वंस यू एंटर्ड द पावर या यू हैड गिवन द इनपुट पावर, सबसे पहले स्टेटर कॉपर लॉसेस निकल गए, स्टेटर के कोर लॉसेस निकल गए। अब क्या हुआ है कि स्टेटर वाले जो लॉसेस हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अब आप आगे मूव कर चुके हो स्टेटर से। स्टेटर से आगे क्या है, स्टेटर से आगे वो एयर गैप है जिधर से आपको फ्लक्स नहीं गुजरना है। वो एयर गैप जब आप क्रॉस करोगे तो क्या होगा, आगे रोटर होगा। ठीक है, रोटर के अंदर इंडक्शन होगी, उसके अंदर से करंट पास करेगा, जब उसके अंदर से करंट पास करेगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टिव लॉसेस होंगे, जिनको हमने रोटर कॉपर लॉसेस बोल दिया। तो ये वाली जो पावर कोर से हम आगे निकलने के बाद आए वो एयर गैप पावर आ गई। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे होते पी स्टेटर कोर लॉसेस, यहाँ पे फिर पी रोटर कोर लॉसेस और पी रोटर कॉपर लॉसेस दोनों होते। ठीक है, लेकिन इसने कोर को लंप टुगेदर करके एक ही जगह पे स्टेटर वाली साइड पे मेंशन कर दिया है, उसकी रीजन अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो रोटर के कॉपर लॉसेस हो गए, उसके बाद पावर ने कहाँ जाना है। अब रोटर के कॉपर लॉसेस अगर खत्म हो गए हैं तो उसके बाद पावर कन्वर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, किस चीज के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, तो ये वाली जो पावर है ये पी कन्वर्टेड है। ठीक हो गया। इधर से आगे आपके पास फ्रिक्शन के अंदर जो लॉस होगा वो है टॉ, ये जो पी कन्वर्टेड है वो हमेशा की तरह टॉ इंड्यूस्ड ओमेगा एम के बराबर। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो मैकेनिकल में कन्वर्जन हो चुकी तो उसके बाद कौन से लॉसेस हो सकते हैं, जो फ्रिक्शन में जाने हैं, जो वाइंडेज में जाने हैं वो, और सेकेंडली जो पी स्ट्रे हैं, जो मिसकिलेनियस हैं, जो हम कहीं किसी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सके। जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो एंड में हमारे पास पी आउट बचेगी जो टॉ लोड इंटू ओमेगा एम होता है। अब आपने याद रखना है कि if you need to get to P air gap using P in, तो which are the things that you need to subtract from the P in, और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि if you need to get to P converted from P air gap, तो किस चीज को माइनस करने की जरूरत है, and if you need to get to P out and you have the value of P converted, तो how would you be able to do that। तो ये वाली चीजें आपने जहन में रखनी है, ये पी ए जी, पी कन्वर्टेड, पी आउट, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी आपको एनालिसिस के अंदर। तो बेसिकली अब वो ये इसकी आपको देना चाह रहा है कि इसकी रीजन क्या है कि हमने जो कोर लॉसेस हैं उनको लंप क्यों किया है एक ही जगह पे। अब अगर आपको याद हो तो स्टेटर को हम लोगों ने एसी दिया 3 फेज। अब अगर स्टेटर को हमने 3 फेज एसी दिया, फर्ज कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, हमने 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी जो हमारे पास पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, अब हमने वो सप्लाई दी तो अगर आपको याद हो तो कोर लॉसेस यानी कि एडी करंट्स और हिस्टैरिसीस लॉसेस, ये सारी चीजें जो हैं दे डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। हमने बोला था कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द एडी करंट लॉसेस वी हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसमें हमने वो इंडक्शन हीटिंग के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये बात की थी कि इफ वी वांट टू यूज इंडक्शन हीटिंग एज ए सोर्स ऑफ हीटिंग देन वी हैव टू जनरेट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो क्यों करते थे, क्योंकि जितना चेंज ज्यादा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, उसकी वजह से पैदा होने वाली हीट जो है हमारे पास वो ज्यादा होगी। तो स्टेटर के अंदर तो सब कुछ कांस्टेंट है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, तो हमारे पास जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक ही उसके अंदर जो एडी करंट्स हैं वो पैदा होंगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रोटर, तो हमें पता है कि जब वो ब्लॉक्ड कंडीशन में होगा, जब उसकी स्लिप मैक्सिमम होगी, अगर आपको याद हो तो स्लिप मैक्सिमम होती थी अगर रोटर रुका हुआ होता था, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड है वो मैक्सिमम हो रोटर बार की और मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेसिकली क्या था, जब लॉक्ड पोजीशन थी
एट दैट टाइम बराबर थी फ्रीक्वेंसी, लेकिन जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करती है, रोटर मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी स्लिप जो है दैट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन एंड इट अप्रोचेज ऑलमोस्ट जीरो, नॉट जीरो इंटायरली बट ऑलमोस्ट जीरो। हमने बोला था कि हमारा रोटर जो है वो, या हमारी इंडक्शन मशीन जो है वो, इट ऑपरेट्स क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड। तो क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास वो बहुत कम होगी, ठीक है। वो बहुत कम होने की वजह से, जैसे एग्जांपल की थी तो उसमें 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी। अब जब ये फ्रीक्वेंसी इतनी कम होगी तो इसका मतलब है कि कोर लॉसेस जो रोटर के अंदर होने थे उसकी वैल्यू जो है वो एज कम्पेयर टू स्टेटर बहुत ज्यादा कम होगी। इस वजह से जो मेजर कंट्रीब्यूशन है कोर लॉसेस के अंदर वो स्टेटर का है, वाइल द मशीन इज बीइंग ऑपरेटेड, ठीक है। तो ये चीज है इस वजह से, क्योंकि स्टेटर का मेन जो है वो लंप है उसके अंदर, तो हमने स्टेटर की तरफ ही मेंशन कर दिया कोर लॉसेस को, रोटर की तरफ मेंशन हमने नहीं किया। रोटर के अंदर जो कॉपर लॉसेस होने हैं वो तो होने ही होने हैं, इसलिए वो हमने मेंशन किए हैं। ठीक हो गया, पहले तो ये होगा। अब सेकेंडली वो ये कहता है कि बाज़ औक़ात हम और भी डिफरेंट तरीके से मेंशन कर लेते हैं लॉसेस को। अगर आप इसकी एग्जांपल वगैरह देखोगे तो आपको वहाँ पे ना रोटेशनल लॉसेस के नाम से एक चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो वो ये इसकी रीजन क्या है, रोटेशनल लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस इकट्ठे किए होते हैं। रोटेशनल लॉसेस में फ्रिक्शन और वाइंडेज लॉसेस प्लस कोर लॉसेस दोनों इकट्ठे करके मेंशन कर दिए होते हैं। अभी वो ये कहता है कि दोनों को इकट्ठा हम कर कैसे सकते हैं। वो कहता है कि जितनी हमारी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, द हायर द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर, जितनी भी स्पीड ज्यादा होगी उसकी फ्रिक्शन ऑब्वियसली उतनी ज्यादा होगी, उसके वाइंडेज लॉसेज उतने ज्यादा होंगे और उसके स्ट्रे लॉसेज भी उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, कि जितना तेज घूमेगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा इफेक्ट करेगी। एयर फ्रिक्शन जो वाइंडेज लॉसेज है वो भी उतना ज्यादा इफेक्ट करेंगे, स्ट्रे लॉसेज भी उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जितनी ज्यादा स्पीड होगी कोर लॉसेज उतने कम होंगे, बिकॉज द कोर लॉसेज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अभी हमने इसकी बात की। सिमिलरली जितनी स्पीड कम होगी कोर लॉसेज उतने ज्यादा होंगे और फ्रिक्शनल लॉसेज उतने कम होंगे। जितनी स्पीड कम होगी फ्रिक्शन कम फेस करनी पड़ेगी उसे, ठीक है। तो वो ये बोलता है कि जैसी स्पीड इंक्रीज होती है इनमें से एक चीज बढ़ जाती है दूसरी चीज कम हो जाती है, स्पीड कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है, पहली चीज कम हो जाती है, और दोनों की जो रेशो है वो सेम है। वो कहता है कि हम इन दोनों को इकट्ठा करके इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं। क्योंकि स्पीड के चेंज होने से एक बढ़ती है और एक कम होती है, तो वो दोनों रेशोज एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें और इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू लें तो ये एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन हमें दे देती है। वो जो कांस्टेंट अप्रोक्सीमेशन है उसको वो कहता है कि हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल लॉसेज हैं, जिसमें आपके पास वाइंडेज लॉसेज, आपके पास स्ट्रे लॉसेज, आपके पास फ्रिक्शनल लॉसेज प्लस आपके पास कोर लॉसेज, दोनों चीजें होती हैं। तो द टोटल रोटेशनल लॉसेज ऑफ अ मोटर आर ऑफन कंसिडर्ड कांस्टेंट। सारे को टोटल कर लें तो वो कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं विद चेंजिंग स्पीड सिंस द कंपोनेंट लॉसेस चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन विद चेंज इन स्पीड। तो वही बात, एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वो कहता है कि हम अमूमन जो है वो इसको एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो पावर एंड टॉर्क की इक्वेशन जो है वो इस केस के अंदर हमारे पास इक्वेशन कह रहा हूँ, डायग्राम जो है वो हमारे पास आ जाती है। अब ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है जो आपने ड्रॉ किया था। अभी जब भी एनालिसिस हमने करना है तो हमें इन पैरामीटर्स के साथ उलझना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है कि R2 और X2 ये दो चीजें जो थी ये क्या थी, ये हमारे रोटर की रेजिस्टेंसेस और रोटर की ही रिएक्टेंस थी जो हमने विद रेफरेंस टू स्टेटर साइड मेंशन की। यानी कि आर आर को हमने विद रेफरेंस टू स्टेटर साइड मेंशन किया तो वो R2 आया। एक्स आर नॉट को हमने विद रेफरेंस टू स्टेटर साइड मेंशन किया तो वो X2 आया, ठीक है। और यहाँ पे जो X1 है वो स्टेटर की एक्चुअल है, R1 जो है वो स्टेटर की एक्चुअल रेजिस्टेंस है, और ये RC और JXM जो है ये दिस इज केटरिंग फॉर योर कोर लॉसेज जैसे हमेशा करती है। और I1 जो है वो स्टेटर का करंट है, I2 जो है वो रोटर का करंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो ये चीज आपने जो है वो जेहन में रखनी है। V5 जो है वो वोल्टेज है जो हमने उसको बाहर से पर फेज जो है वो हमने दिया था। तो अब अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास जो रोटर कॉपर लॉसेज हैं जो पावर कन्वर्टेड है उसको हमने अलग अलग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम इसी जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके साथ हम खेलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले
वो कहता है कि द पार्ट ऑफ पावर कमिंग अक्रॉस द एयर गैप इन द इंडक्शन मोटर इज कंज्यूम्ड इन द रोटर कॉपर लॉसेज। अगर आपको याद हो तो जितनी भी पावर एयर गैप तक आई थी, ठीक है, एयर गैप के पार बाद जो बचा था वो क्या था, अगर हमने पी कन्वर्टेड तक पहुंचना था तो सिर्फ रोटर कॉपर लॉसेस बचे थे। तो वो यही कहता है कि पी कन्वर्टेड जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू पी एयर गैप, वो पावर जो एयर गैप तक आ गई, माइनस वो पावर जो रोटर कॉपर लॉसेस में हमारे पास जाया हो गई थी। इसके अलावा बाकी सारी की सारी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एयर गैप माइनस जो रोटर में जाया हुई कॉपर लॉसेस के तौर पे, वो बाकी सारी की सारी कन्वर्ट होगी पी कन्वर्टेड की फॉर्म में। तो ये वही चीज है, हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब पी एयर गैप है क्या, एयर गैप तक कौन सी जो है वो पावर आई थी। अगर अब आप यहाँ पे देखो तो पी एयर गैप में आनी थी स्टेटर कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस गुजार के। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है। ये हमारे पास स्टेटर कॉपर लॉसेस है, ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली कोर लॉसेस को केटर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर गैप तक आने के लिए हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे इस जगह पे, यानी कि रोटर वाली जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है, I2, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R2। अब पावर है, एक्टिव पावर है, तो वो रेजिस्टेंस के अंदर ही जाया हो सकती है। तो अब अगर मैं कहूँ कि पी एयर गैप में क्या लिख सकता हूँ, तो वो I2 का स्क्वायर इंटू R2/S, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 3 फेजेस है, माइनस रोटर कॉपर लॉसेज जी, माइनस वो लॉसेज जो रोटर के अंदर हुए। तो रोटर के अंदर कहाँ लॉसेज हो सकते हैं, रोटर के अंदर सिर्फ वो जो R2 है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड, उसके अंदर हमारे पास लॉस हो सकता है। उसके अलावा जो पावर है, एक्टिव पावर है, वो हमारे पास रिएक्टेंस में तो लूज हो नहीं सकती। तो उसके अंदर जो लूज हुई वो क्या हुई, 3I2 का स्क्वायर इंटू R2। यहाँ से हमने क्या किया, 3I2 के स्क्वायर को और R2 को कॉमन ले लिया, आगे आ गया 1/S-1, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये 1-S/S बच जाएगा। तो अगर हम कहें कि R कन्वर्टेड हमारे पास क्या है, तो वो R2 इंटू 1-S/S है। ये R कन्वर्टेड जो है ये इतनी ज्यादा यूज होने वाली टर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ बस ये है कि हमने इसको इस तरह से मेंशन कर लिया। और यहाँ पे P कन्वर्टेड अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम R2 की फॉर्म में 1-S/S की तरह लिख सकते हैं। इसका कोई खास यूज नहीं है। मैं आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, प्रॉब्लम आएगी जब हमने ये देखना होगा कि करंट कितना ले रही है। I1 इज इक्वल टू V5/Z इक्विवेलेंट। इसको अच्छी तरह से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, ठीक है। V5/Z इक्विवेलेंट ऐसे ही है ना। अगर मैं ये करंट देखना चाहता हूँ तो ये वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये जिसका इसका जितना भी इम्पिडेंस, जितनी भी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस बनती है वो आएगी नीचे, तो हम मुझे पता लग जाएगा कि मेरा करंट कितना है। अब जो जी इक्विवेलेंट फाइंड करना है वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इतना भी नहीं है लेकिन स्टिल थोड़ा सा चैलेंजिंग है। रीजन क्या है कि हमारे पास जो सर्किट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप देखो तो जी इक्विवेलेंट क्या है, पहले ये चीज और ये चीज, ये दोनों तो सीधी सीधी आपस में सीरीज में लगी हुई है, तो R1 + JX1 ये तो एज इट इज हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाली जो दोनों चीजें हैं, दिस इज इन पैरेलल विद दिस एंड इन पैरेलल विद दिस, ठीक है। तो वो हमने पहले वाला इन पैरेलल 1/, ठीक है, उसके अंदर फिर 1/RC को उसने GC लिख लिया, ठीक है, प्लस 1/JXM को उसने -JBM लिख लिया हमने रेसिप्रोकल की फॉर्म में, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस की फॉर्म में मेंशन कर लिया, ठीक है, और रिएक्टेंस को एडमिटेंस की फॉर्म में मेंशन कर लिया, प्लस आगे दीज टू थिंग्स इन पैरेलल, ठीक है। तो 1/R2S प्लस JX2, यानी कि ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, तो 1/, ठीक हो गया। इसको मैं फिर से कहूंगा कि अगर किसी को ना समझ आई हो तो मुझे लेक्चर के एंड में दोबारा बता देना, मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया है, इक्विवेलेंट हो गया है सर्किट। इसमें क्या हुआ, दीज टू इन सीरीज, देन दीज टू इन पैरेलल विद दीज दिस, then again with this, and then these two in series and they are again in parallel with this, ठीक है। तो हमारे पास पी स्टेटर कॉपर लॉसेज अगर हम देखना चाहें, स्टेटर के कॉपर लॉसेज क्या है, तो वो क्या हो सकते हैं, R1 स्टेटर की रेजिस्टेंस है, I1 स्टेटर का करंट है, 3 इंटू I1 का स्क्वायर इंटू R1। और पी कोर लॉसेज क्या हो सकते हैं, मैंने कहा था कोर लॉसेज वो हैं जो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पी कहाँ जाया हो सकती है, RC के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, 3I1 का अपना E1 का स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे I इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि I का हमें पता नहीं है कि यहाँ कितना गया, यहाँ कितना गया। हाँ EMF का पता है कि यहाँ पे E1 EMF आना है,
तो उसने क्या किया, वी स्क्वेयर ओवर आर वाले फॉर्मूले से कि वी स्क्वेयर ओवर आर सी। अब वी यहाँ पे क्या है, ई वन, तो ई वन का स्क्वायर ओवर आर सी, तो उसने जीसी की फॉर्म में लिख लिया 1/RC को, तो 3 E1 का स्क्वायर इंटू जीसी, ये हो गया। पी एयर गैप अगर हम देखना चाहें कि अब एयर गैप हमारे पास कितनी होगी, तो पी इन जो टोटल थी माइनस पी स्टेटर कॉपर लॉसेस जितने भी थे माइनस कोर लॉसेस जितने भी थे, हम पहुंच गए पी एयर गैप तक। फिर पी एयर गैप से दूसरी तरह से अगर हम पी एयर गैप को मेंशन करना चाहें तो हम यहाँ तक, एक तरीका था कि पी इन माइनस दिस करके हम यहाँ पहुंच गए। दूसरा तरीका ये था कि इसको हम देख लेंगे इसके फॉर्म में क्या है, तो पी एयर गैप अगर हम रोटर की फॉर्म में देखें वो क्या होगा, टी इंटू आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू ओवर एस, वही जो हमने पहले मेंशन किया था। तो पी एयर गैप की वैल्यू हमें नजर आती है, पी कोर की नजर आती है, पी स्टेटर कॉपर लॉसेस की नजर आती है। तो पी रोटर कॉपर लॉसेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी आर सी एल इज इक्वल्स टू 3 I2 का स्क्वायर आर टू। ठीक है, यानी कि पी कन्वर्टेड टोटल जो थी हमने पहले डिसाइड की थी वो क्या थी, पी एयर गैप माइनस पी रोटर कॉपर लॉसेस। एयर गैप में जितनी भी थी उसमें से रोटर के जो कॉपर लॉसेस हैं उनको अगर हम माइनस कर लें तो पीछे हमारे पास क्या बचता है कन्वर्टेड, जो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल के अंदर। पी एयर गैप की वैल्यू पीछे भी हम मेंशन कर चुके हैं, 3 I2 का स्क्वायर आर टू ओवर एस माइनस पी रोटर के अंदर जो लॉस हो रहा है वो कितना है, 3 I2 का स्क्वायर इंटू आर टू, बाकी सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से उसने क्या किया है, ये चीजें कॉमन ली हैं, तो अंदर जो है वो 3 I2 का स्क्वायर आर टू इंटू 1 - S/S। ठीक है, अ, ये हमारे पी कन्वर्टेड की वैल्यू जो है वो निकल आई है। अब वो ये बोलता है कि ये जो पी कन्वर्टेड की वैल्यू हमारे पास निकली है इस केस में 3 I2 R2 इंटू 1 - S/S/S, इसको हम, वो कहता है मेंशन कर सकते हैं रोटर कॉपर लॉसेस की फॉर्म में, इसको मेंशन कर सकते हैं स्टेटर कॉपर लॉसेस की फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, अ, जो नेक्स्ट काम वो कर रहा है वो कहता है जो रोटर कॉपर लॉसेज हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो रोटर कॉपर लॉसेज हैं ये मेजर करना मुश्किल है। मुश्किल किस वजह से है कि जो R2 की वैल्यूज है ना, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो कहता है कि हम अगर इस तरह करें कि इन दोनों चीज़ों को आपस में इंटरचेंज कर लें तो हमारे लिए बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इंटरचेंज करने का मकसद क्या है कि मैं या तो पी एयर गैप को इन द फॉर्म ऑफ पी रोटर कॉपर लॉसेज, पी एयर गैप को इन द फॉर्म ऑफ पी रोटर कॉपर लॉसेज मेंशन करना शुरू कर दूं, या पी रोटर कॉपर लॉसेज को इन द फॉर्म ऑफ पी एयर गैप मेंशन करना शुरू कर दूं। अब मुझे ये पता है कि जो पी रोटर कॉपर लॉसेज हैं वो डिपेंड करते हैं स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो वो कहता है कि द रोटर कॉपर लॉसेज can be expressed in terms of air gap power. Therefore, the lower the speed of slip of the motor, the lower the rotor copper losses in the machine. Reason क्या है? अब आप ये बोल सकते हो कि कोर लॉसेस की तो समझ आती थी कि वो स्पीड पे डिपेंड करता था, कॉपर लॉसेस स्पीड पे कैसे डिपेंड करते थे? कॉपर लॉसेस स्पीड पे इस तरह से डिपेंड करते थे कि एक चीज है, एक सर्किट है जो शॉर्ट है, उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होनी है और एज ए रिजल्ट उसके अंदर से करंट फ्लो करना है। जितनी स्पीड उसकी कम होगी, ई इज इक्वल्स टू वी क्रॉस वी डॉट एल, से वी जितना कम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा तो उस ईएमएफ की वजह से पैदा होने वाला करंट भी कम होगा, और अगर वो करंट कम होगा तो इसका मतलब है कि आई स्क्वायर आर लॉसेज जो है वो कम हो जाएंगे। तो वो कहता है कि रोटर कॉपर लॉसेज जो हैं वो डिपेंड करते हैं स्पीड के ऊपर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर, तो इसका मतलब अगर रोटर टर्न नहीं कर रही और स्लिप 1 है, एट दैट टाइम जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और एट दैट टाइम जितनी भी पावर आपकी आ रही है, और क्योंकि रोटर रुका हुआ है, स्टेटर जो है वो पावर दे रहा है, रोटर रुका हुआ है, एट दैट टाइम ईएमएफ मैक्सिमम है, सारे का सारा करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम टॉर्क लग रही है, लेकिन एट दैट टाइम रोटर हमने रोका हुआ है। उस जगह पे अगर आप देखो तो सारी की सारी जो पावर यूज हो रही है, पी कन्वर्टेड इज जीरो इन दैट केस। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वो रोटर के कॉपर लॉसेज में यूज हो रही है। दैट मेक सेंस, क्योंकि रोटर तो नहीं घूम रहा, अगर रोटर घूम रहा होता तो हम कहते हैं कि कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल के अंदर, लेकिन ब्लॉक्ड कंडीशन में सारी की सारी पावर जाया हो रही है इन द शॉर्टेड रोटर। ठीक है, तो वो यही बोलता है कि जब स्लिप आपके पास 1 होगी एट दैट टाइम पी आरसीएल जो होगा रोटर कॉपर लॉसेज वो बराबर हो जाएगी पी एयर गैप पे, जितनी भी आ रही थी सारी आरसीएल। जैसे ही वो स्पीड अप होनी शुरू होगी, स्लिप की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ आना शुरू हो जाएगी, रोटर कॉपर लॉसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, और जो बाकी बच रही होगी पी एयर गैप वो कन्वर्ट हो रही होगी मैकेनिकल पावर के अंदर। ठीक हो गया, तो हम पी रोटर कॉपर लॉसेस को मेंशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लिप एंड पी एयर गैप। तो पी आउट अगर आप देखो कि जो बाहर हमें मिल रही है वो कितनी है, उसमें टॉ लोड इंटू ओमेगा एम होगा। पी कन्वर्टेड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या होगा, पी एयर गैप माइनस
पी रोटर कॉपर लॉसेस। अब पी रोटर कॉपर लॉसेस को हम इन द फॉर्म ऑफ पी एयर गैप देख चुके हैं, वो क्या है, एस इंटू पी एयर गैप। यहाँ से अगर हम पी एयर गैप को कॉमन ले लें तो पी कन्वर्टेड इज इक्वल टू 1 - एस इंटू पी एयर गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने हमेशा याद रखना है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा कि अगर पी एयर गैप हम निकाल लें, हमें वो अमूमन चीजें देता है सारी पी इनपुट की, और स्टेटर कॉपर लॉसेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग दोज इक्वेशंस दैट वी स्टडीड इन अर्लियर स्लाइड्स। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पी इन से माइनस करके वो सारे स्टेटर कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस हम पहुंच जाते हैं पी एयर गैप तक, और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें पी रोटर कॉपर लॉसेस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने हमें स्लिप दी होगी तो वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द पी एयर गैप पावर इनटू पी कन्वर्टेड। ठीक है, तो पी वंस वी हैव पी कन्वर्टेड, हमारे लिए पी आउट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। पी कन्वर्टेड आ गया तो पी आउट में क्या होगा, फिर पी कन्वर्टेड के बाद बस जो फ्रिक्शन लॉसेज हुए हैं और जो पी स्ट्रे लॉसेज हैं, उन दोनों को उसमें माइनस करेंगे तो आउटपुट पावर आ जाएगी। तो ये चीजें आपने लाजमी जो है वो जहन में रखनी है। तो इंड्यूस टॉर्क, अभी बस ये लास्ट स्लाइड है हमारी। इंड्यूस टॉर्क जो है वो अगर हम देखना चाहें कि इंड्यूस टॉर्क क्या होगी, जो हम अमूमन यूज करते हैं पी आउट के पी कन्वर्टेड के लिए, पी टॉ इंड्यूस्ड इनटू ओमेगा एम। तो जो इंड्यूस टॉर्क है वो क्या होगी, पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम, याद है? ठीक है, पी कन्वर्टेड इज इक्वल टू ओमेगा एम टॉ इंड्यूस्ड। तो अगर मैं यहाँ से टॉ इंड्यूस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो पी कन्वर्टेड को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पी एयर गैप लिखूँ, वो क्या होगा, 1 - एस इंटू पी एयर गैप। और ओमेगा एम जो एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर है, वो अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनस स्पीड मेंशन करना चाहूँ तो वो भी 1 - एस इंटू ओमेगा सिंक्रोनस होती है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये 1 - एस से कट गया। ये जो फॉर्मूला है ये भी बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, टॉ इंड्यूस इज इक्वल टू पी एयर गैप ओवर ओमेगा सिंक्रोनस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज विदाउट using any form of variation, any form of slip, we are being able to calculate the value of PAG by omega synchronous and tau induced, या फिर we are being able to calculate the value of tau induced by using PAG और omega synchronous। omega synchronous तो बहुत easy है निकालना, 120f over P से, और PAG भी हमने देख लिया कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम बड़ी आसानी से tau induced की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप। तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक ये फॉर्मूला, एक पीछे वाला फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक हो गया? तो द लास्ट एक्सप्रेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द इंड्यूस्ड टॉर्क डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर एंड सिंक्रोनस स्पीड व्हिच डज नॉट वेरी। ना पी एयर गैप वेरी करता है, ना ओमेगा सिंक्रोनस वेरी करता है। पी एयर गैप अगर आपको याद हो तो स्टेटर से के बाद तक है, रोटर से पहले, तो ये भी स्पीड का कोई इफेक्ट पी एयर गैप के ऊपर नहीं होता। सिमिलरली ओमेगा सिंक्रोनस जो है उसके ऊपर भी जो है वो रोटर की चेंज इन स्पीड का कोई इफेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं होता। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम यहीं तक करते हैं।